अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब से, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के। मुज़फ़्फ़र साहब, वेलकम टू नुक्ता। थैंक यू जी। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा मुज़फ़्फ़र साहब कि आप थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। नहीं, एयरलिंक कम्युनिकेशन एग्जिस्ट शुरू हुई 2010 से। सिंस 2010 इट्स बीन ओवर अ डिकेड। और आप कह सकते हैं 15 साल हो गए इस कंपनी को। और जहाँ से ये शुरू हुई थी वहाँ पे हमने पाकिस्तान के अंदर, इफ यू रिमेंबर वेल, ईवो डिस्ट्रीब्यूशन, पीटीसीएल के एक प्रोडक्ट था ईवो, जो वाईफाई यूएसबी स्टिक के थी, लोगों को घरों पे इंटरनेट प्रोवाइड करना, और उन दूर दराज जगहों पे जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे ईवो वाज वेरी इफेक्टिव। सो एयरलिंक वाज द फर्स्ट टास्क वाज दिस के एयरलिंक ईवो का डिस्ट्रीब्यूटर था बैक इन 2010। और 2010 के बाद 2011-12 में हमने हुआवे को साइन किया पाकिस्तान के लिए। वी ब्रॉट हुआवे टू पाकिस्तान एज एन एक्सक्लूसिव पार्टनर। और सिर्फ 3 साल के कलील अरसे में हुआवे गॉट द शेयर ऑफ मार्केट शेयर ऑफ एटलीस्ट 20 to 25% इन द कंट्री। हुआवे के बाद 2015-16 में सैमसंग को साइन किया। एंड और ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि दो कंपीटिंग ब्रांड्स अंडर वन अम्ब्रेला हम लेके आए, और दोनों आपस में compete कर रहे थे, एंड गोइंग टू द मार्केट थ्रू वन डिस्ट्रीब्यूटर, थ्रू द सेम डिस्ट्रीब्यूटर। के हुआवे भी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट कर रहा है और सैमसंग भी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट कर रहा है, द सेम डिस्ट्रीब्यूटर, एंड स्पेशली व्हेन दे आर कंपीटिंग ब्रांड्स। 2017-18 में मैंने काफ़ी काम किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और हम लोगों ने ये पाकिस्तान में आज जो आप डर्ब सिस्टम देखते हैं, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, जिसके तहत पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में मुकम्मल स्मगलिंग का खात्मा हुआ। आज कोई भी फ़ोन स्मगल नहीं आता, और जिसके तहत बाद में पॉलिसी बनाई गई जो कि मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी थी। और आज पाकिस्तान में फोन 98% फोन मेड इन पाकिस्तान फोन है, वो सिर्फ इस दर्ब सिस्टम की बदौलत हुआ। एंड आई एम द वन ऑफ द पर्सन जिसने इस दर्ब सिस्टम के लिए हुकूमत के साथ बेइंतहा मेहनत की और उनको कन्विंस किया और इस चीज़ पे लेके आए। और आज आई एम द सीनियर वाइस चेयरमैन फॉर ऑल पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एज वेल। इसी तरह एयरलिंक ने 2019 में, जब डब सिस्टम चल गया, क्योंकि इससे पहले तमाम फोन स्मगल्ड आते थे और आप मार्केट के अंदर compete नहीं कर सकते थे। सो वी साइन विद आईफोन इन पाकिस्तान, एंड वी ब्रॉट द आईफोन टू पाकिस्तान इन 2019। साथ ही हम Xiaomi को लेके आए, Xiaomi के साथ टेक्नो एंड आईटेल, क्योंकि वी वांटेड टू कवर द होल मार्केट स्टार्टिंग फ्रॉम 1300-1500 रुपए से लेके गोइंग अप टू 5 लाख रुपए तक। सो वी कवर्ड द होल मार्केट, मार्केट का कोई सेगमेंट हमने नहीं छोड़ा। और 2020 में वी स्टार्टेड एन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय द नेम ऑफ सिलेक्ट टेलीकॉम, विच इज 100% सब्सिडी ऑफ एयरलिंक कम्युनिकेशन। एंड और उस पे हमने Xiaomi मोबाइल की प्रोडक्शन शुरू की, और Xiaomi के साथ साथ टेक्नो और आईटेल को भी बनाया। और 2021 में एयरलिंक ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ, कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ किया, एंड वी रेज 6.3 बिलियन इन एन आईपीओ for the Airlink communication. And today's date, Airlink is the only company dealing in appliances, जिसमें हम Xiaomi का टीवी बना रहे हैं, मोबाइल फोन्स, हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन। एयरलिंक इज द ओनली कंपनी जो कि एक स्टॉक लिस्टेड कंपनी है इस मुल्क में जो ये सब काम कर रही है। राइट। और इसके साथ साथ खाली यही नहीं, Airlink is the company which is ISO certified, or being certified by Bureau Veritas Germany. We have SAP system, corporate governance, and we believe in all those ethical business terms. And I think the Airlink is the only company, once again, I reiterate to say, कि जिसने पाकिस्तान की, जिसकी मोबाइल इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 80 बिलियन रुपीज आज की डेट में। राइट। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, आपने बहुत तफसील से अपने कंपनी के बिज़नेस के बारे में बताया। अब मुझे थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स जो आप असेंबल करते हैं उसमें आपने हुआवे का नाम लिया, फिर आपने सैमसंग की बात की, तो इसके अलावा Xiaomi भी है, तो इसके अलावा और कोई ब्रांड्स हैं और जो आप असेंबल कर रहे हैं? देखिए, एयरलिंक असेंबल करता है Xiaomi, टेक्नो एंड आईटेल। बाकी आईफोन और सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर है। और साथ साथ
Xiaomi, Itel और टेक्नो के भी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सो वी हैव अवर ओन रिटेल नेटवर्क, और रिटेल नेटवर्क के साथ साथ एयरलिंक हैज इट्स ओन फ्लैगशिप स्टोर्स, अराउंड 19 यस, के करीब फ्लैगशिप स्टोर्स हैं यस, जो पाकिस्तान के हर बड़े मॉल में मौजूद हैं, जिसमें डॉल्मेन मॉल, पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल, कराची में लकी मॉल, कराची डॉल्मेन मॉल, सब जगह पे हम मौजूद हैं। बिल्कुल। और खाली ये ही नहीं, अभी एयरलिंक ने पाकिस्तान का पहला आईफोन मोनो स्टोर साइन किया, एंड होपफुली इट विल बी लॉन्च सून, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। अगले 1 से 1.5 माह में वो स्टोर भी लॉन्च हो जाएगा, विच इज इन द डॉल्मेन मॉल। और ये पाकिस्तान का पहला आईफोन मोनो स्टोर होगा जो एप्पल की वेबसाइट पे भी मौजूद होगा। ओके, ये डॉल्मेन मॉल कराची की बात कर रहे हैं आप? ये डॉल्मेन मॉल लाहौर में होगा। लाहौर में, ओके। और उसके जी बाद फिर आपका प्लान है कि आप दूसरी सिटीज़ में भी जी, ऐसी इंशाल्लाह वी विल ओपन, ऑलमोस्ट वी आर प्लानिंग टू ओपन 10 स्टोर्स, द सेम 10 मोनो स्टोर्स इन पाकिस्तान ओके। ऑफ एप्पल और ऑल ये ओवर। और ये अगले जो 10 आप बता रहे हैं, ये कितने अरसे में बन जाएंगे? इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली विद वन, होपफुली 1 साल के अंदर अंदर हम बना लेंगे। ओके। अच्छा, ये एप्पल का टाइम लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काफी टाइम राइट। लगता अच्छा है। जी मुजफ्फर साहब, ये बताइए कि प्रिंसिपल बिजनेस जो है, अगर मैं थोड़ा सा ये बात करूं कि जो सेल्स से बात कर लें, तो अभी आपने मोबाइल फ़ोन तो आप काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, लेकिन अब आप लैपटॉप्स भी बना रहे हैं और टीवीज़ भी, तो अभी सेल्स का जो मिक्स है वो परसेंटेज टर्म्स में कितना है? देखिए, मोबाइल फोन्स इस वक्त 85% है, और 15% टीवी और लैपटॉप्स बाकी चीजें। ओके। और लैपटॉप में कौन से आप मॉडल्स बना रहे हैं? लैपटॉप वी हैव साइंड विद एसर गैजेट्स, और एसर गैजेट्स इज सब्सिडरी ऑफ एसर। उसके लैपटॉप्स हम बना भी रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। आईफोन का तो आपने जिक्र कर दिया है, इसके अलावा क्या प्लान्स हैं ऑन द मोबाइल फ़ोन साइड? मोबाइल फोन साइज में हम ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर रिटेल स्टोर्स इन फ्यूचर, ताकि रिटेल के ऊपर रिटेल मार्केट को कैपिटलाइज किया जाए, और लोगों को, सार्फिन को डायरेक्ट सस्ते दामों अच्छे फ़ोन दिए जाए। और ये जो सेल फोन्स आप असेंबल कर रहे हैं, इसमें कौन से मॉडल्स हैं, और मॉडल्स को बढ़ाने का कोई प्लान है कि और भी मॉडल्स आ रही तकरीबन जो इन 3 ब्रांड्स आपने मेंशन किए हैं? इसमें ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स हम बना रहे हैं, ओके। और आहिस्ता आहिस्ता जिस जिस तरह उनके नए मॉडल आते जाते हैं वो डेफिनेटली बढ़ाए जाते हैं। नाउ अब आपकी फैसिलिटी, हम ये भी जानते हैं कि आप मूव करना चाह रहे हैं, और उसमें किस हद तक अभी कितना टाइम रह गया है, और आप जो मूव करेंगे उस फ्री जोन में, तो वहाँ पे टैक्स एडवांटेज क्या होगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमने अभी नई फैसिलिटी बनाई है, जो कि प्रीवियस फैसिलिटी इज लाइक 200,000 स्क्वायर फीट, और नई फैसिलिटी इज 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट, कोई 7 गुना इससे बड़ी है, और वो ऑलमोस्ट रेडी है। और अगले 10 से 15 दिन में हम वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फेज वाइज शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ा टैक्स एडवांटेज है, इट इज टिल 2035 इट्स टैक्स फ्री जोन। ओके। और अच्छा, आपने कहा फेज़ वाइज करेंगे, तो मुझे थोड़ा बताएंगे तफसील से कि फेज वाइज करने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे प्रोडक्शन 100 में से फर्स्ट हम 20% करेंगे, एंड देन ऑन एवरी 15-20 डेज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट। द रीजन इज दिस कि एकदम से आप पूरी प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, यू हैव टू फीड द मार्केट एज वेल। राइट, बिल्कुल। और फिर ये बेसिकली फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टीवी सब कुछ उसी फैसिलिटी में चला जाएगा? सब कुछ उसी में चला जाए। ओके। और ये तकरीबन कितना 6-8 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा पूरा? ऑलमोस्ट 6 महीने में, जून से पहले पहले सारा चला जाएगा वहाँ ओके। इंशाल्लाह। तो जो करंट फैसिलिटी है, तो इसका फिर क्या किया जाएगा? देखिए, करंट फैसिलिटी में हम होम अप्लाइंसेस पे और कुछ चीज़ों पे और काम कर रहे हैं। इसी तरह हम ई बाइक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो होपफुली वी विल यूटिलाइज इन होम अप्लाइंसेस एंड ई बाइक्स फॉर द करंट फैसिलिटी। अच्छा, तो ये आप यानी कि आप अपने बिजनेस की एक और लाइन जो है वो शुरू करेंगे, ई बाइक्स वो एंड शुरू होम करेंगे। अप्लाइंसेस। तो इसीलिए हमने, अगर आपने देखा, एक नई कंपनी बनाई थी जिसका नाम है जेक्सो टेक्नोलॉजीज। उसका जी, पर्पज ये है, ई बाइक्स एंड होम अप्लाइंसेस। राइट। मैं उसके हवाले से भी सवाल पूछने वाला था कि ये आपका नोटिस भी आया था, आपने ये तकरीबन 20 करोड़ रुपए जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, और आपने कहा था कि इसमें होम अप्लाइंसेस एंड अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ सर्टेन एडिशनल सिलेक्टेड ब्रांड्स। तो आप ये शेयर कर सकते हैं कि वो सिलेक्टेड ब्रांड्स कौन से होंगे? देखिए, राइट नाउ वी आर अंडर एनडीए, वी आर नेगोशिएटिंग विद सम ब्रांड्स, ओके। एंड होपफुली इन नेक्स्ट 1 मंथ इट विल बी डिसाइडेड। तो होम अप्लाइंसेस फॉर श्योर है, और ई बाइक्स फॉर श्योर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें।
पिछले साल का अगर हम बात कर लें 2025 की, कैसा साल था एज फार एज सेल्स आर कंसर्न? कुछ क्वार्टर्स हमने देखा था कि सेल्स थोड़ी कम हुई थी, तो थोड़ा उसका एक एनालिसिस अगर आप कर सकें देखिए, पिछले। एनालिसिस, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मोबाइल सेक्टर के अंदर 20 से 25% मार्केट के अंदर डिप है। बट इस वक्त हमारा सबसे बड़ा फोकस ये है कि ईपीएस को मेंटेन रखा जाए। अपने अगर डिप है तो प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए। प्रोडक्ट अगर वॉल्यूम कम है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन वही रहने चाहिए। आप ये देख लें कि जो आपने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर देखा, डिप के बावजूद ईपीएस वाज मेंटेन्ड। सो इस वक्त हमारा मेन फोकस ये है कि ईपीएस मेंटेन रहे, और मेरा ख्याल है कि नई फैसिलिटी पे जाने के बाद जब टैक्सेशन का ठीक ठाक आपको बेनिफिट मिलेगा तो ईपीएस भी मेंटेन रहेगा, बल्कि ऊपर जाएगा इवन। और डिप के बावजूद वी विल रिकवर। अच्छा, तो रीज़न आप क्या देंगे कि जो सेल्स में हमने डिप देखा है एंड गोइंग फॉरवर्ड आप सेल्स में रिकवरी देख रहे हैं? गोइंग फॉरवर्ड हम सेल्स में इट विल टेक अ लिटिल टाइम, क्योंकि आगे 5G आ रहा है। वंस गवर्नमेंट विल लॉन्च द 5G, तो उसमें तो बहुत ज्यादा रिकवरी फौरन से ओवरनाइट रिकवरी आ जाएगी। सबसे बड़ा रीजन कि पिछले साल में 18% सेल्स टैक्स, और इसके साथ साथ क्योंकि लोग अब 5G की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, और हर रोज एक न्यूज आती है कि 5G लॉन्च हो रहा है, तो वो लोग जिन्होंने 4G नए फोन लेने हैं, दे आर वेटिंग कि अच्छा हम 5G ले लेंगे। तो ये भी एक रीजन है सेल्स की डिप का। लेकिन सबसे बड़ा रीजन 18% सेल्स टैक्स लगने का था कि 18% प्राइस ओवरनाइट बढ़ गई, और जिससे काफी बड़ा इम्पैक्ट आया। ठीक है, सेल्स टैक्स तो 18% हो गया, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गई, बट अदर देन दैट आप गोइंग फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं कि प्राइस अगर थोड़ी सी कम होती हैं तो क्या सेल्स बढ़ेगी उससे? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड पूरी दुनिया में ग्लोबली चिपसेट की कमी हो रही है और चिपसेट की शॉर्टेज है। जिस चिपसेट की शॉर्टेज की वजह से मोबाइल फोन की प्राइसेस अनफॉर्चुनेटली 20 से 25% मजीद बढ़ सकती हैं, और ये ग्लोबल फिनोमेना, इसमें खाली पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए कौन सा जो प्राइस बैंड है उसके फ़ोन ज़्यादा सेल करते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है? अराउंड 25 से लेके 40,000 रुपए तक के ओके, और वो आपके जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो उस प्राइस बैंड को मीट करते सारे हैं? ब्रांड इस प्राइस के अंदर फॉल करते हैं। उनके पास मॉडल्स हैं इस प्राइस के, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सी कि हम इस प्राइस के अंदर लोगों को जो प्राइस का इंक्रीज होना है कम से कम इम्पैक्ट दें ओके। इस ब्रैकेट के अंदर। इस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे देखते हैं? क्या फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, और आप क्या चाहेंगे इसमें कोई जो है वो चेंज लाई जाए, कोई पॉजिटिव चेंज? देखिए, इस सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडली है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सिर्फ इसमें एक चेंज देख रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई आप एक्सपोर्ट में हमारा साथ दें, और जो एक्सपोर्ट्स के लिए प्रॉपर इंसेंटिव हैं जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज में सब में, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया सब में दिए जा रहे हैं, वो दें, ताकि ये इंडस्ट्री खाली मुल्क की ज़रूरियात नहीं, जो कि 98% अभी पूरी कर रही है, ये मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने के भी काबिल हो जाए, और एक्सपोर्ट मुल्क से ज़्यादा हो, रोज़गार मुहैया होगा लोगों को। आज इस इंडस्ट्री ने 40,000 लोगों को रोज़गार दिया हुआ, ये 1 लाख लोगों को रोज़गार देगी, और साथ साथ एक्सपोर्ट्स होंगी, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। सो दिस इज़ ओनली एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी अनाउंस किया जाए। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा और तफसील आपसे पूछता हूँ, लेकिन पहले बताइए कि एक एक्सपोर्ट रीबेट का भी मसला था, वो किस स्टेज पे है अभी? वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। लास्ट वीक भी हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई, सारी टीम से मीटिंग हुई, और होपफुली विद इन दिस मंथ उसको डिसाइड हो जाना चाहिए। अच्छा, बिकॉज ये काफ़ी अरसे से लास्ट स्टेज पे है और कुछ बड़े हो नहीं पा बड़े रहा। अरसे से है, लेकिन इस दफा काफी मीटिंग्स हुई हैं। इस नए साल 2026 में जनवरी में 2-3 दफा हुकूमत के साथ नशिस्त हो चुकी है, और मेरा ख्याल है कि जल्दी जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा ना कि एक्सपोर्ट्स के लिए आप चाहते हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे, तो वो कौन से इंसेंटिव्स हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए ताकि एक्सपोर्ट्स की जा सकें और वो खातिर खा हों? देखिए, इंडस्ट्री मांग रही है कि 8% एक्सपोर्ट रिबेट दिया जाए, जो कि नॉर्मल है। आपके नेबरिंग कंट्रीज में 10-10, 12-12% रिबेट दिया गया, और तभी उनकी एक्सपोर्ट हुई है। और मेरा ख्याल है कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए ये कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि यही चीज़ आप सारी लोकल टैक्सेस से, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और उनसे जो टैक्सेस आते हैं ये सब कुछ आप पूरा कर लेते हैं। अच्छा, सिर्फ ये ही एक रिक्वायरमेंट है कि 8% रिबेट? दिस दिस इज ओनली रिक्वायरमेंट।
ओके, तो इसमें गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आईएमएफ की वजह से? मेरा ख्याल नहीं है कि आईएमएफ की कोई ऐसी सख्त पाबंदी है एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसमें तो डॉलर्स आ रहे हैं। हम्म। इसमें थोड़ा सा सरकारी मशीनरी को होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क कर लें तो इसका जल्दी से जल्दी हल निकल सकता एग्जैक्ट, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि अब तक जब आपकी ये बात हुई है तो वो इसमें हिचकिचाहट गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, उनका रीज़न है। क्या है? हिचकिचाहट सिर्फ जब आप टेबल पे रखते हैं कि 8% रिबेट चाहिए, तो वो सोचते हैं कि अगर $5 अरब की एक्सपोर्ट होगी तो ये $400 मिलियन देना पड़ेगा। भाई लेकिन $5 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज भी तो है। तो ये तो बहुत ये ही नहीं सोचते। आसान सी बात है समझने के लिए, तो इसमें कुछ ये और बड़ी रीज़न आसान होगा ना बात है। हुकूमत का, क्या होगा? जी 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 जी, आसान बात है ये। जी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि अगर ये इतनी आसान बात है तो समझने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट का कोई और रीज़न होगा जिसकी वजह से वो नहीं कर रही है, तो क्या वो आपको क्या गवर्नमेंट का कहते हैं? रीजन, जी जी, सरकार का रीजन ये है कि 5 बिलियन में से जो वैल्यू एडिशन है, विच इज अराउंड 1.5 बिलियन, के 1.5 बिलियन रियल फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाकी तो इंपोर्ट में वापस चला जाएगा। लेट से जी ये 1.5 बिलियन भी आता है तो उसमें से भी आपने 400 मिलियन ही दिया, 1.1 बिलियन तो स्टिल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ओके, तो इस पे भी आप समझते हैं कि जल्द कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती हमें है? उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस जनवरी में इस पर फैसला होगा। अच्छा, इसमें ये बताइए मुजफ्फर साहब कि आपकी अपनी तैयारी कितनी है कि अगर ये हो जाता है तो आपके पास एक्सपोर्ट करने का आपने मार्केट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं और आप वो जो वहाँ से डिमांड आएगी उसको अपनी करंट प्रोडक्शन से मीट कर लेंगे? देखिए करंट प्रोडक्शन में तो वी आर एट 40% ऑफ प्रोडक्शन, 60% हमारे पास अभी भी जगह मौजूद है। ओके। और जो मार्केट्स की बात है, वो मार्केट तो ब्रांड ने देनी है, ब्रांड ने सिर्फ डाइवर्ट करना है अपने कस्टमर्स को कि फलां फलां मॉडल आप पाकिस्तान से लेंगे, फलां चाइना से लेंगे, फलां वियतनाम से लेंगे। तो वो तो बड़ा ही आसान है, उसमें कोई मसला नहीं है सर। तो मतलब ये इट्स कि प्लग एंड प्ले। मतलब ये कि जैसे ही गवर्नमेंट इस पे एग्री करती है आप यू कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग? वी कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग विद इन 1 to 2 months। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, नाउ थोड़ा सा अगर हम बात कर लें, आपने जो आपकी रीसेंट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी उसमें आपने कुछ सेल्स के टारगेट्स वगैरह भी मेंशन किए थे, काफ़ी एग्रेसिव थे। तो थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे कि गोइंग फॉरवर्ड आप कितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं परसेंटेज? नहीं, ग्रोथ तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा हम ये चीज देख रहे हैं कि ईपीएस अच्छा आना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर को एंड ऑफ द डे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैंने 1,000 मिलियन की सेल की या 10,000 मिलियन की सेल की। इन्वेस्टर तो ये पूछता है कि अर्निंग पर शेयर क्या आई, व्हाट ही इज मेकिंग। तो हमारा इस वक्त मेन फोकस ये है कि ईपीएस अगर पिछले साल 12 रुपए था तो इस साल उससे ज्यादा है, एटलीस्ट उसमें 20-25% ग्रोथ है। दिस इज द मेन फोकस। और हमने देखा भी है कि ग्रॉस मार्जिन्स भी अगर हम देखें कंपनी के तो कुछ इम्प्रूव हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ग्रॉस मार्जिन्स किस बैंड में मेंटेन रह सकते हैं? ग्रॉस मार्जिन इंशाल्लाह और भी इंप्रूव होंगे, और स्पेशली ग्रॉस मार्जिन के बाद जब आप इस टैक्स फ्री जोन में शिफ्ट कर लेंगे तो एटलीस्ट उसके ईपीएस पे 3 से 4 रुपए का फर्क आएगा। अच्छा, और कॉस्ट साइड पे अगर हम देखें, फिक्स कॉस्ट जो है उसको आप कोई स्ट्रैटेजी है कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें? देखिए जब हम तमाम चीज़ों को अंडर वन रूफ ले जाएंगे और एक नई कस्टमाइज्ड किस्म की फैसिलिटी में ले जाएंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा, एक और बात काफ़ी अर्से पहले भी आई थी, मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था, आपने शाओमी की गाड़ी का भी जिक्र किया था, तो उसके बाद से कुछ उसमें हमने फिर नहीं देखा कि कुछ कोई पेशरफ्त हुई है। Xiaomi की गाड़ी का इस वक्त इशू ये है कि Xiaomi को चाइना के अंदर दे वर एक्सपेक्टिंग 200,000 अ ईयर प्रोडक्शन, और उनके पास चाइना के अंदर मोर देन 500,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कस्टमर्स के ऑर्डर हैं। और Xiaomi जैसे ही फोकस करेगा राइट हैंड गाड़ियों के ऊपर तो उसी वक्त पाकिस्तान आ जाएगी, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी Xiaomi ने राइट हैंड गाड़ियां नहीं बनाई। जैसे ही वो बनेंगी उसके बाद इस चीज पे बातचीत हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ हाई डिमांड इन चाइना ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेट हो गया। अच्छा, तो अगर ये होता है तो आप की जो अब नई फैसिलिटी है, आपने उसको प्लान किया हुआ है कि आपके पास जगह होगी, वो आप इंपोर्ट करेंगे या यहाँ पे असेंबल भी करेंगे? कुछ नहीं, इस हवाले से सोचा गया है? इनिशियली इंपोर्ट होएगा और उसके बाद असेंबल होगा। ओके, और जो आपकी करंट नई फैसिलिटी है उसमें आप समझते हैं कि काफ़ी जगह होगी और वहाँ पे ये नहीं, नई सेटअप हो सकता है? फैसिलिटी में नहीं, गाड़ियों का सेटअप बिल्कुल अलग से होएगा। अच्छा, अलग से एंड वी होगा। विल फोकस दैट सेटअप इन कराची
ताकि पोर्ट से जो कुछ आ रहा है वहीं पे, और कल को उसके एक्सपोर्ट की बात होती है तो वो एक्सपोर्ट वहां से इजीली हो सकता मतलब ये इसकी बातचीत हो रही है, अभी ऐसा फाइनल है। कुछ इस चीज़ नहीं। नए गाड़ी का कोई प्लान फाइनल नहीं है अभी। ओके मुजफ्फर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।